मान लीजिए हमारे पास मेटालिक प्लेट्स है, मेटालिक प्लेट्स, ठीक है। मेटालिक प्लेट्स का साइड व्यू में दिखा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में क्या होगा, मेटालिक प्लेट्स वगैरह आप देखिएगा तो एक्चुअल में क्या होगा, ये कुछ ऐसा होगा, ऐसा, ठीक है। इस तरह का मेटालिक प्लेट्स है, पैरेलल मेटालिक प्लेट्स, ठीक है। इसको भी आप डैश 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 से दिखा सकते हैं मोर क्लैरिटी के लिए, समझ में आ रहा होगा। 3 पैरेलल मेटालिक प्लेट्स, ठीक है। और मेरा अजम्पशन यहां ये है कि एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ द प्लेट, ये लिख ही देता हूं मैं, as compared to the area of the plates, the separation between the plates is kept वेरी स्मॉल। मतलब क्या है कि जो एरिया है ना प्लेट का, उसके तुलना में ये जो गैप है, ये गैप काफी छोटा रखा गया है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि फिजिकली हम क्या मान सकते हैं, वी कैन अज्यूम दैट the plates behave like infinite sheets in the space between the plates। ये जो हमने अजम्पशन लिया है, इसका फिजिकल जो सिग्निफिकेंस है वो ये है, ठीक है। अब लेटस से, ये तो हो गया ये सिचुएशन, लेटस से कि हमने ये तीनों प्लेट पे कुछ कुछ चार्ज रख दिया है। टोटल चार्ज लेटस से इस पे Q1 है, इस पे Q2 है और तीसरे प्लेट पे Q3 है। मतलब तीनों प्लेट पे हमने कुछ चार्जेस दे दिया है, Q1, Q2, Q3। मुझे जानने का मन है कि जो पहला फेस है, लेफ्ट मोस्ट फेस, सारे फेस का नाम दे देते हैं, फेस 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये सारे फेसेस पे कितने कितने चार्ज अपीयर होंगे अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, वो मुझे निकालना है, ठीक है। तो ये फेसेस का नाम तो बस बताने के लिए आपको इस तरह से बनाए, अभी तो इसको दिखाने का कोई जरूरत नहीं है। अभी लेट अस से कि फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट
फेस पे जो चार्ज अपीयर हुआ है वो x है, तो क्या प्लेट 1 फिजिकली आइसोलेटेड है कि नहीं है? है। प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3 तीनों एक दूसरे से टच थोड़े कर रहे हैं, स्मॉल गैप से सभी सेपरेटेड है। तो अगर यहाँ पे चार्ज x हम मानते हैं तो इस फेस पे चार्ज कितना होगा? Q1 माइनस एक्स बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, ठीक है। सिमिलरली यहां अगर आप y मानते हैं, यानी कि थर्ड फेज पे y मानते हैं, तो फोर्थ फेज पे क्या होगा? Q2 माइनस वाई। फिफ्थ फेज पे z मानते हैं, तो सिक्स्थ फेज पे क्या होगा? Q3 माइनस जेड। यानी सारे फेसेस पे आपने कुछ चार्जेस अज्यूम कर लिया है। अच्छा, चलिए, आपको एक प्रॉपर्टी तो पता है कंडक्टर का कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, तो लेट अस ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस। कैसा गॉसियन सरफेस बनाएंगे? सो देखिए, हमने क्या बोला है कि इस प्लेट्स के बीच का सेपरेशन काफी नेग्लिजिबल है। फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द इंटीरियर रीजियन ऐसा लगेगा कि ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। मान लीजिए ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और आपको पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज जो होता है उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? कैसा होता है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू ईच अदर होता है। और अगर इस प्लेट पे मान लीजिए कोई इनफाइनाइट शीट है, उस पे चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है, तो इसकी वजह से हर जगह स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है ना। तो हम उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल यहां करने वाले हैं कि एक्सेप्ट एट द एजेस फॉर मोस्ट ऑफ द रीजन दीज प्लेट्स आर बिहेविंग लाइक इनफाइनाइट शीट। तो हम वो अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहे हैं, हम एक गॉसियन सरफेस बना रहे हैं। गॉसियन सरफेस, ऐसा गॉसियन सरफेस जो कंडक्टर 1 के बीचों बीच होके गुजर रहा है। ठीक है, यहां देखिएगा, फिर ये ठीक है, यहां Q2 था, ऐसा। ये गॉसियन सरफेस बना रहे हैं। देखिए कैसे बना रहे हैं। मतलब एक हॉलो कार्डबोर्ड होता है ना, क्यूबिकल कार्डबोर्ड, वैसा देखिए ना। देख रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि जो स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स है वो क्यूबॉइडल शेप का है। क्यूबॉइडल शेप का ही एक गॉसियन सरफेस बना दिए हैं कि पहला फेस और दूसरा फेस डीप विद इन द मेटालिक प्लेट से होकर गुजर रहा है। फिर ऊपर वाला फेस ऐसे है, नीचे वाला फेस ऐसे है। ठीक है, इसको आप ऐसे दिखा दीजिए। अब आप ही बताइए कि चूंकि ये प्लेट जो है इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की तरह ऑलमोस्ट बिहेव कर रहा है, क्यों कर रहा है ये सब डिस्कशन हो गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा अंदर में वो किस तरह से होगा? ऐसा होगा। अगर हम ये मानते हैं कि Q1 माइनस एक्स जो है पॉजिटिव है, ठीक है, और ये Y निगेटिव है, या फिर उल्टा होगा,
तो हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो मेटालिक प्लेट्स है ये अंदर वाले स्पेस के लिए इनफाइनाइट सीट की तरह काम कर रहा है। तो इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज के लिए आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनता है, परपेंडिकुलर टू द सीट और पैरेलल टू ईच अदर, दोनों चीजें होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा बनेगा, ठीक है, बिटवीन द मेटालिक प्लेट्स। अच्छा, ये जो गॉसियन सरफेस है जो हम रेड सरफेस बनाए हैं, ये जो गॉसियन सरफेस जो आप बनाए हैं, ये ऊपर फिर साइड फिर पीछे, ये पूरा क्यूबॉइडल जो गॉसियन सरफेस है। अब यहां पे हम गॉस लॉ लगा रहे हैं, अप्लाइंग गॉस लॉ ओवर द गॉसियन सरफेस एज शोन। कौन सा गॉसियन सरफेस? जो बताया गया, कौन सा? क्यूबॉइडल सरफेस। ये जो क्यूबॉइडल जो शेप का जो ये सरफेस है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो वहां पे गॉस लॉ लगा रहे हैं। तो गॉस लॉ क्या कहता है, देखिए तो कितने फेसेज हैं, ये जो गॉसियन सरफेस है इसके कितने फेसेज हैं? 1 2 1 2 3 4, फ्रंट वाला 5 और बैक वाला 6, यानी 6 फेसेज। 6 होने भी चाहिए था, क्यों? क्योंकि ये जो क्यूबॉइडल शेप का जो गॉसियन सरफेस है इसके कितने फेसेस होंगे? 6 फेस होंगे। अब 6 फेस पे E डॉट ds लगाते हैं, E डॉट ds ओवर द कंप्लीट सरफेस, दैट इज 6 फेस पे गॉसियन गॉस लॉ लगा रहे हैं। वो कितना के बराबर होना चाहिए? Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, पूरे सरफेस पे गॉस लॉ लगा रहे हैं। अब आप बताइए कि जो ऊपर वाला जो सरफेस है, ऊपर वाला, उसका नॉर्मल किधर होगा? उसका नॉर्मल किधर होगा? ऊपर की ओर, यानी जो टॉप सरफेस है उसका नॉर्मल ऊपर है, जबकि वहां जो फील्ड है, फील्ड वो इस तरह से है, मतलब नॉर्मल ऊपर है और फील्ड नॉर्मल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो फिर टॉप सरफेस पे E डॉट ds क्या होगा? E डॉट ds ओवर टॉप सरफेस क्या होगा? 0, क्योंकि E ऐसे है और नॉर्मल सरफेस का इधर है, तो ds वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हो गया, हॉरिजॉन्टल। तो दोनों के बीच का एंगल 90, तो E डॉट ds 0 हो गया फॉर टॉप सरफेस। सिमिलरली बॉटम सरफेस के लिए क्या होगा? E डॉट ds फॉर बॉटम सरफेस क्या होगा? चलिए, टॉप और बॉटम का कहानी हो गया। बॉटम का नॉर्मल इधर होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, और फील्ड इधर है 90 डिग्री पे, तो वहां पे भी E डॉट ds 0 आएगा। अब साइड फेस का देखिए, इधर साइड फेस का नॉर्मल आउट ऑफ द बोर्ड आएगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो यहां पे भी राम कहानी वही होगा, E डॉट ds फॉर फ्रंट फेस, फ्रंट जिसको आप साइड भी बोले, ये क्या आएगा? 0। जैसा राम कहानी फ्रंट के लिए वही तो बैक साइड के लिए भी है ना, E डॉट ds। तो E डॉट ds फॉर बैक साइड क्या हो जाएगा? जैसे फ्रंट साइड के लिए राम कहानी था कि फ्रंट साइड का जो नॉर्मल है वो आउट ऑफ द बोर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, वैसे ही बैक साइड के लिए भी होगा ना। बैक साइड के लिए नॉर्मल पीछे की ओर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, तो बैक साइड के लिए भी तो E डॉट ds 0 होगा।
6 फेसेस थे जिसमें से 4 फेसेस पे E डॉट ds 0 आ गया। ठीक है, अब बताइए पहला फेस जो था, पहला जो प्लेट 1 से होके अंदर ही अंदर गुजर रहा है, ये देख रहा है ना, ये जो डॉट 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 प्लेट 1 के अंदर से जो सरफेस गया है, तो पहला जो सरफेस है वो तो प्लेट 1 के बीचों बीच होके गुजर रहा है। ये देख लीजिए, ये जिसको हम डॉट 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 से दिखाए हैं ऐसे, वहां पे तो नेचुरली इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना बाबू, मतलब कि फर्स्ट फेस के लिए E डॉट ds हम किसके लिए लगा रहे हैं अभी, फर्स्ट फेस के लिए, फर्स्ट, इसको आप लेफ्ट मोस्ट भी कह सकते हैं। वहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि पहला फेस जो है, पहला जो सरफेस है गॉसियन सरफेस का, जो फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट फेस है, ये तो मेटालिक प्लेट के अंदर से गुजर रहा है और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो इसका मतलब नल वेक्टर डॉट ds, तो भाई नल ही 0 ही ना आएगा। यही राम कहानी, ये जो सरफेस है, ये जो दूसरे मेटालिक प्लेट के अंदर से होके गुजर रहा है, ये लास्ट सरफेस है गॉसियन सरफेस का। कौन से गॉसियन सरफेस का, जिसको हम कंसीडर किए थे क्यूबॉइडल गॉसियन सरफेस का लास्ट फेस ये है जो दूसरे मेटालिक प्लेट से गुजर रहा है। तो फिर दूसरे मेटालिक प्लेट से गुजरने वाला जो गॉसियन सरफेस है, वहां पे भी तो E डॉट ds क्या आएगा, 0 ही ना आएगा। शॉर्ट में क्या हुआ कि 6 फेस पे E डॉट ds 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये 0 होना चाहिए, इसका मतलब है कि एनक्लोज्ड चार्ज 0 है। एनक्लोज्ड चार्ज 0 होने का मतलब क्या हुआ कि q1 माइनस x और y का नेट सम 0 होना चाहिए। This implies that q enclosed बराबर 0 implies that q1 minus x plus y, that is the net enclosed charge, should be equal to 0. This implies that, इससे आप क्या सीखने को मिला कि जो y है ना वो माइनस ऑफ q1 माइनस x है, मतलब जो फर्स्ट, इनफैक्ट जो सेकेंड फेज पे जो चार्ज है उसका जस्ट माइनस करके थर्ड फेज पे चार्ज है, y जो है क्या है, माइनस ऑफ द चार्ज ऑन सेकेंड फेज। ठीक है, सिमिलरली अगर हम गॉस लॉ अगर हम इधर लगाना शुरू करें, इधर, समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं, यहां पे गॉसियन सरफेस बना के ऐसे, जो दूसरा और तीसरा प्लेट के बीच में जो रीजियन है वहां पे इस तरह से गॉसियन सरफेस बनाए कि 2 फेस मेटालिक प्लेट से होके गुजर जाए, एक फेस ऊपर से गुजरे, एक फेस नीचे से, एक फेस साइड फ्रंट से और एक फेस बैक साइड से। मतलब पहला केस की तरह ही दूसरा केस में गॉसियन सरफेस बनाए और फिर गॉस लॉ लगाएंगे, तो उसी लॉजिक से फिर क्या आएगा, दूसरे गॉसियन सरफेस के लिए फॉर सेकेंड गॉसियन सरफेस क्या आएगा, ये जो चार्ज है q2 माइनस y प्लस ये z, दैट इज नेट एनक्लोज्ड चार्ज विद इन सेकेंड गॉसियन सरफेस, वो क्या आना चाहिए, 0। इससे क्या पता चला, z बराबर माइनस ऑफ q2 माइनस y, यानी जो फोर्थ फेस पे चार्ज है उस पे माइनस लगा दिए तो फिफ्थ फेस पे चार्ज हो जाएगा। ठीक है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ रहा है, जो फेसेस एक दूसरे को फेस कर रहा है, ठीक है, सेकेंड और थर्ड फेस एक दूसरे को फेस कर रहा है, आमने सामने है, तो उस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। सिमिलरली फोर्थ और फिफ्थ फेस एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहा है, तो उस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। देखिए z जो है माइनस ऑफ दिस चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट। तो एक रिलेशन तो आपको गॉस लॉ से निकल के आया कि q1 माइनस एक्स और y मैग्नीट्यूड वाइज सेम और साइन वाइज अपोजिट है। सिमिलरली q2 माइनस y और z मैग्नीट्यूड वाइज सेम है और साइन वाइज डिफरेंट है। अब आगे बढ़ते हैं।
आगे का कहानी कैसे करें? तो आगे का कहानी देखिए, आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड 0 होता है। तो मतलब ये जो एक पॉइंट जो हम पकड़े हैं, फर्स्ट प्लेट के अंदर एक पॉइंट पकड़े हैं P, इस पॉइंट P पे भी नेट फील्ड 0 आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P शुड बी 0 अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। क्यों? क्योंकि पॉइंट P मेटालिक प्लेट के अंदर है। अच्छा, लेकिन हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P लिखते तो कैसे लिखते? अगर लिखे होते तो कैसे लिखे होते बताइए? तो देखिए, ये जो y है, y ये इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, और अगर q1 माइनस एक्स पॉजिटिव है तो ऑफकोर्स y नेगेटिव होगा। तो हम अज्यूम कर रहे हैं q1 माइनस एक्स पॉजिटिव है, गलत मानेंगे तो अपने आप फाइनल आंसर में पता चल जाएगा। q1 माइनस एक्स अगर पॉजिटिव है तो y नेगेटिव है। बताइए, y की वजह से अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है इनफाइनाइट सीट पे, तो पॉइंट P पे क्या फील्ड होता? उस फील्ड को हम यहाँ पे मान लीजिए P है, तो इस पॉइंट P पे इस y की वजह से फील्ड क्या होगा? अगर y नेगेटिव है तो y की तरफ होगा कितना? सिग्मा ओवर दिस थर्ड फेस। तो सिग्मा कितना होगा? चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद है ना? ये फील्ड है एट पॉइंट P ड्यू टू दिस थर्ड फेस। सिमिलरली ये जो सेकेंड फेस है, इस पे तो प्लस चार्ज है। तो बताइए, पॉइंट P के राइट हैंड साइड में एक प्लस चार्ज वाला इनफाइनाइट सीट है, तो उसकी वजह से पॉइंट P पे किधर फील्ड होगा? इधर फील्ड होगा। मतलब इस q1 माइनस एक्स की वजह से फील्ड इधर होगा कितना? q1 माइनस एक्स बाई ए, दैट इज सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया ओवर दिस सेकेंड फेस डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मतलब अभी तक आपने किस किस सीट्स की वजह से, किस किस फेसेस की वजह से फील्ड लिख लिया है? सेकेंड और थर्ड। सिमिलरली ये फर्स्ट फेस पे जो चार्ज है उसकी वजह से कितना फील्ड होगा पॉइंट P पे? कितना होगा? तो क्या करेंगे? ठीक है ना, q1 माइनस एक्स पॉजिटिव माने तो y को निगेटिव मानना पड़ा, इसलिए ऐसे दिखाएं। सिमिलरली अगर ये x है और इसको हम पॉजिटिव मानते हैं, तो पॉइंट P पे किधर फील्ड होगा? इधर होगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट P के लेफ्ट साइड में इनफाइनाइट सीट है जिस पे x चार्ज है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होगा? दैट इज सिग्मा क्या होगा? x बाई ए, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज द फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू फर्स्ट फेस। तो मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फेस की वजह से फील्ड लिख लिए। अच्छा, सिमिलरली फोर्थ और फिफ्थ फेस की वजह से क्या होगा? तो फोर्थ वाले को अगर हम पॉजिटिव मानते हैं, फोर्थ वाले को, तो उसकी वजह से पॉइंट P पे क्या होगा? फिर इधर कितना? q2 माइनस y डिवाइडेड बाई एरिया गिव सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया q2 माइनस y की वजह से। ऑफ कोर्स जो ये है इसको हम प्लस माने तो ये क्या होगा? माइनस। अभी आप गॉस लॉ से बताया ना कि ये जो होगा इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू दिस बट अपोजिट इन साइन। तो इस z चार्ज की वजह से पॉइंट P पे फील्ड किधर होगा? इधर होगा। z निगेटिव हो जाएगा क्योंकि q2 माइनस y को आप पॉजिटिव माने हैं, तो निगेटिव की वजह से यहाँ पे फील्ड किधर होगा? इधर होगा। तो कितना होगा वो लिखते हैं, तो z बाई ए दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब रहा बात लास्ट q3 माइनस z, इसको हम पॉजिटिव मानते हैं, तो पॉजिटिव की वजह से फील्ड कितना होगा?
ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, लास्ट फेज पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से यहाँ पे फील्ड किधर होगा, इधर होगा, इधर कितना, तो Q3 माइनस जेड बाई एरिया दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब सारे फेसेस की वजह से पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आप लिख लिए, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट वैल्यू आना चाहिए 0, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, याद है गॉस लॉ से क्या आप निकाले थे, जो Z था, ठीक है, वो कितना था, Z जो है, इनफैक्ट Z यहाँ पे Z एक्चुअली माइनस है, तो यहाँ पे जो ये इधर जो फील्ड है, इस Z बाई ए नहीं लिख के क्या लिखना चाहिए था, आप ही बताइए। Z तो निगेटिव है ना, तो निगेटिव है, तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखना चाह रहे हैं, फील्ड क्योंकि आप डायरेक्शन पहले ही बता दिए हैं, डायरेक्शन तो पहले ही बता दिए, तो यहाँ पे जो फील्ड लिखना चाह रहे हैं तो बस मैग्नीट्यूड लिखिएगा ना, तो Z खुद ही में निगेटिव था, तो उसमें एक माइनस लगा दीजिएगा, तब ना ये सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा। सिमिलरली ये y जो है खुद ही में निगेटिव था, तो यहाँ पे ये निगेटिव लिख दीजिएगा, तो निगेटिव, यहाँ तो आप बस फील्ड का स्ट्रेंथ लिख रहे हैं ना, डायरेक्शन तो पहले ही बता दिए हैं, तो स्ट्रेंथ लिखने के लिए यहाँ माइनस दिखाइएगा। ये बात समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब आप ही बताइए कि Q2 माइनस वाई मैग्नीट्यूड वाइज क्या था, Q2 माइनस वाई कितना के बराबर था, कितना के बराबर था, माइनस जेड के बराबर था, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस जेड बाई ए 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो ये माइनस जेड देखिए, यानी कि Q2 माइनस वाई की वजह से जो पॉइंट P पे फील्ड है और Z की वजह से जो पॉइंट P पे फील्ड है, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, और दोनों मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम है, तो यानी Q2 माइनस वाई और Z का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक दूसरे को नलीफाई कर रहा है, कहां पे, पॉइंट P पे। अच्छा, सिमिलरली Q1 माइनस एक्स जो था मैग्नीट्यूड वाइज कितना आया था, याद कीजिए, तो Q1 माइनस एक्स माइनस वाई के बराबर आया था, तो ये एक्चुअल में क्या है, माइनस वाई बाई ए 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर ये क्या है, ये है इस y वाले चार्ज वाले प्लेट की वजह से फील्ड, ये तो देखिए फिर क्या हो रहा है, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट, मतलब आप शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, Q1 माइनस एक्स वाला चार्ज और y वाले चार्ज की वजह से जो नेट फील्ड है पॉइंट P पे, वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट, ठीक है। तो बचा क्या, ये दोनों की वजह से नेट फील्ड P पे 0 हो गया, ये दोनों की वजह से नेट फील्ड P पे 0 हो गया, मतलब ये जो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज है उसकी वजह से यहाँ नेट फील्ड P पे 0 हो रहा है, इंडिविजुअली पेयर बाय पेयर यहाँ 0 हो रहा है, तो बचा क्या, एक इस वाले चार्ज की वजह से और इस वाले चार्ज की वजह से फील्ड, तो यहाँ रहा, उसको आप अलग से डिमार्केट कर दीजिए, ज्यादा ठीक है। जो ये x वाला चार्ज है उसकी वजह से फील्ड यहाँ है, और ये जो Q3 माइनस जेड वाला चार्ज है उसकी वजह से फील्ड जब इधर दिखा है वो यहाँ है, इधर और इधर, लेकिन नेट फील्ड 0 होना चाहिए, तब इसका मतलब क्या हुआ, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होना चाहिए, डायरेक्शन वाइज तो अपोजिट है, तो x मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, Q3 माइनस जेड। इससे आप क्या पता चला कि जो आउटर मोस्ट फेसेस पे जो चार्ज होगा वो एकदम इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इक्वल इन साइन होगा, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मतलब अभी तक आप क्या क्या निकाले, अभी तक आप क्या क्या निकाले कि फेसिंग जो दो पेयर बाय पेयर जो फेसेज है वहां इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, ये गॉस लॉ से निकाले, और आउटर मोस्ट सरफेसेस पे जो चार्ज आएगा वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इक्वल इन साइन आएगा, मतलब इक्वल ही आएगा, ये आउटर मोस्ट फेसेस पे चार्ज सेम आएगा। यहां तक आप क्लियर कर लिया, चलिए
तो अब फाइनल स्टेप की ओर बढ़ते हैं कि मुझे यह पता था कि Q1 माइनस एक्स प्लस वाई, याद कीजिए ये 0 आना था, तो एक इक्वेशन ये था Q1 माइनस एक्स क्या था, किसके बराबर था, माइनस वाई के बराबर, या उल्टा कहिए वाई किसके बराबर था, माइनस ऑफ Q1 माइनस एक्स, वही चीज है ये। अच्छा तो चलिए अब तो हमारा काम हो गया है, तो इससे रिलेशन क्या मिला, y माइनस एक्स बराबर माइनस Q1, ठीक है। और आखिरी स्टेप की ओर बढ़ते हैं, हमको ये पता था कि Q2 माइनस वाई, यहां से लिखिए Q2 माइनस वाई और z का सम 0 आना चाहिए था, इससे क्या पता चला, z माइनस वाई बराबर माइनस Q2। ये सारे इक्वेशंस को आप नाम देते चले जाइए, ठीक है। और तीसरा क्या आया, तीसरा यहां है x प्लस जेड या फिर z प्लस एक्स Q3 के बराबर है, ये तीसरा इक्वेशन हुआ। 1 2 3 तीन इक्वेशन, 3 अननोन, सॉल्व होगा, तब सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व किया जाए सारे इक्वेशंस को। ए और सी को जोड़िए, ए और सी को, एड ए एंड सी, क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा और y प्लस जेड बराबर Q3 माइनस Q1, ठीक है। फिर इक्वेशन बी देखिए क्या है, z माइनस वाई बराबर माइनस Q2। अब इस दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए तो y y कट जाएगा, ट्वाइस ऑफ z बराबर दिस, तो z बराबर कितना आया, Q3 माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो आप z का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। और हम चाहते थे कि ये सारे केसेस पे आए, तो z पता चल गया है, तो Q3 माइनस जेड और x याद है दोनों बराबर था, तो x भी तो पता चल गया था। अगर z पता चल गया तो x क्या होगा, x क्या होगा, Q3 माइनस जेड, दोनों बराबर आना था, Q3 माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2, ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ Q3 माइनस Q3 प्लस Q1 प्लस Q2 बाई 2, ये x का वैल्यू आया, ये कितना आया निकल के, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई 2, ये x आया। और जो x आएगा वही क्या आएगा, Q3 माइनस जेड, दोनों सेम वैल्यू आना चाहिए। x भी पता चल गया, देखिए z भी पता चल गया, तब बचा क्या, y। तो y क्या होगा, याद कीजिए y कितना था, यहां से भी आप निकाल सकते हैं, z माइनस वाई बराबर माइनस Q2, z माइनस वाई बराबर माइनस Q2, तो y कितना आ जाएगा, z प्लस Q2, यहां रहा z, Q3 माइनस Q1 माइनस Q2 बाई 2 प्लस Q2, कितना आ जाएगा, Q3 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2। शॉर्ट में बोलिए ना, आप y भी निकाल लिए, x भी निकाल लिए और z भी निकाल लिए, तो सारे अननोन्स को आप निकाल लिए, ठीक है।
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट कौन है सो हम बता दें, क्योंकि बाद बाकी चार्ज आप ऐसे ही निकाल लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये वाला है कि सम ऑफ द चार्जेज ऑन प्लेट्स। याद है Q1 क्या था, Q2 क्या था और Q3 क्या था? Q1 Q2 Q3 जो था तीनों प्लेट्स पे दिया गया चार्ज था, तो उसका सम डिवाइडेड बाय 2 क्या आया है? लेफ्ट मोस्ट फेस और राइट मोस्ट फेस पे जो चार्जेज अपीयर हुआ है वो सम ऑफ द चार्जेज ऑन प्लेट्स डिवाइडेड बाय 2 आया है। और ये एकदम जनरल रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि जिस प्रोसेस से आप ये लाए हैं उस प्रोसेस आप 4 5 6 जितना प्लेट्स ऐड करना है कर लीजिए, उसी लॉजिक से वही जो अभी तक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चला वो आप लगा सकते हैं यहाँ पे। तो एकदम जनरल रिजल्ट है ये। अगर ये 4 प्लेट रहा होता तो जो कहानी आप तीसरा प्लेट के लिए अभी बोले वो चौथा प्लेट के लास्ट फेस के लिए आप बोलते कि फर्स्ट फेस और चौथा का लास्ट फेस पे जो चार्ज है सेम आएगा। अभी चूंकि लास्ट फेस यही है इसलिए फर्स्ट फेस और लास्ट फेस का चार्ज सेम आया। और किस वजह से ये आ रहा है? ताकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन कंडक्टर क्या होना चाहिए? 0। अभी किए थे ना, ठीक है। तो अब देखिए इसको एक एग्जांपल से अभी एक एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। अब पीछे वाला एक्सटेंशन दिखाना जरूरी नहीं है, ये जो एक्सटेंशन है वो दिखाना जरूरी नहीं है बार बार। जैसे मान लीजिए 3 प्लेट्स है और इस पे चार्ज Q रख दिए, इस पे 4Q रख दीजिए, इस पे 5Q रख दीजिए, ठीक है। ये टोटल चार्ज है जो मैंने बताया 3 प्लेट्स पे। तीनों प्लेट्स के बीच का जो गैप है काफी छोटा है, यह जंक्शन है और एरिया कंपैरेटिवली बड़ा है। तो इसका मतलब हम प्लेट्स को इनफाइनाइट शीट्स ऑफ चार्ज की तरह मान सकते हैं। अच्छा, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ये 6 फेसेज हैं। 6 फेस पे चार्ज कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा ये बताना है। तो अभी आप डिराइव किए थे कि आउटर मोस्ट फेस वाला रिजल्ट जरूर याद रखिएगा कि आउटर मोस्ट फेसेस पे चार्ज इक्वल आता है मैग्नीट्यूड वाइज भी और साइन वाइज भी। और वो मैग्नीट्यूड कितना होता है? ये जो आउटर मोस्ट फेस पे जो चार्ज आता है उसको मान लीजिए x कह रहे थे, तो कितना आएगा? Q plus 4Q plus 5Q सम ऑफ चार्ज दैट इज 10Q डिवाइडेड बाय 2 यानी 5Q। यानी आउटर मोस्ट फेस पे जो चार्ज अपीयर होगा वो कितना अपीयर होगा? 5Q प्लस में। लेकिन प्लेट 1 का तो टोटल चार्ज कंजर्व्ड होगा ना, क्योंकि ये प्लेट 1 फिजिकली आइसोलेटेड है। तो टोटल चार्ज था कितना प्लेट 1 पे? Q। और आउटर फेस पे कितना आ गया? 5Q। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहां कितना आना चाहिए? -6Q। तब ना -6Q और प्लस 5Q मिलके Q आएगा। अच्छा, अब कुछ रटने का आप जरूरत नहीं है, बस एक ही ये रिजल्ट जो है सम ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय 2, सम ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय 2 विल अपीयर ऑन फर्स्ट फेस एंड लास्ट फेस। इतना याद रखिए, बाद बाकी तो तुरंत हो जाएगा। कैसे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से यहाँ -6Q है और आपको पता था ना गॉस लॉ से कि जो यहाँ -6Q आएगा इसका जस्ट उल्टा चार्ज कहाँ आएगा? थर्ड फेस पे। यानी कितना आएगा यहाँ पे? +6Q। फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से टोटल चार्ज तो सेकेंड प्लेट पे 4Q रहना चाहिए, और जबकि यहाँ आ गया है 6Q, तो यहाँ कितना आएगा? इस फेस पे कितना आएगा? 4Q लाने के लिए -2Q, तब ना नेट चार्ज कंजर्व रहेगा। अब यहाँ -2Q है तो इसके सामने वाले फेस पे कितना आएगा? +2Q, इक्वल एंड अपोजिट बाय गॉस लॉ जो अभी आप प्रूफ किए थे। और लास्ट फेस पे वही रहता है जो फर्स्ट फेस पे रहता है अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, तो 5Q। मतलब आप सारे फेसेस पे चार्ज बता दिए ना। सबसे बड़ी बात है कि आप सारे फेसेस पे चार्ज बता दिए, जबकि आप बस कौन सा एक रिजल्ट याद रखे थे कि जो लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट फेस पे जो चार्ज अपीयर होगा वो सम ऑफ चार्जेस ऑन प्लेट्स डिवाइडेड बाय 2 होगा, बस इतना। और ये अभी आप डिराइव किए हैं। हमने जो डिराइव किया है वो बस 3 ही प्लेट के लिए नहीं, वो एक जनरल रिजल्ट है
क्योंकि अब आप देखिए कॉमन सेंस कि अगर हम आपको 4 प्लेट दिए होते, मान लीजिए, और इस पे Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, Q4 चार्ज, ध्यान दीजिएगा, तो गॉस लॉ से अगर मान लीजिए इस पे x है तो यहां पे कितना आएगा, Q1 माइनस एक्स, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, Q1 माइनस एक्स। भैया जैसा गॉस लॉ आप पिछला बार डिराइव करते समय लगाए थे वही गॉस लॉ यहां पे भी लगाइएगा, गॉसियन सरफेस बना के ऐसे करके, याद है ना बनाए थे पूरा गॉसियन सरफेस, तो यहां Q1 माइनस एक्स चार्ज है तो इस फेस पे कितना आएगा, जस्ट इसका माइनस लगा के, क्योंकि लॉजिक तो वही रह जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। सिमिलरली टोटल चार्ज Q2 है और इस फेस पे इतना चार्ज है तो बाकी चार्ज इस पे आएगा, और इस पे जो चार्ज आएगा सेकेंड प्लेट के सेकेंड फेस पे जो चार्ज आएगा उसके उल्टा अपोजिट साइन का यहां चार्ज आएगा, बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, गॉस लॉ से वही मेथड। फिर टोटल चार्ज कंजर्व्ड है, उस हिसाब से इस फेस का पता है तो इस फेस का पता चल जाएगा, और इस फेस का पता चला तो गॉस लॉ से यहां पे क्या होगा, माइनस ऑफ दिस फेस। अच्छा, जो लेफ्ट मोस्ट फेस पे चार्ज है वो राइट मोस्ट फेस के चार्ज के बराबर आना चाहिए, क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट P लिए, पॉइंट P, यहां पे नेट फील्ड 0 होना चाहिए था, तो याद है ना पेयर बाय पेयर क्या होगा, अंदर वाला जो चार्जेस है, अंदर वाला ये एक दूसरे के फील्ड को कैंसिल करता चला जाएगा पॉइंट P पे, तो फिर बचेगा किसका फील्ड, एक x वाले का और एक लास्ट वाले के, इसको मान लीजिए y बोल दीजिए, तो फिर वही राम कहानी ना, ये पॉइंट P हुआ, x वाले की वजह से पॉइंट P पे फील्ड किधर होगा, इधर, कितना, x बाई ए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस y वाले की वजह से यहाँ पे क्या फील्ड होगा, इधर y बाई ए यानी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन पॉइंट P पे तो नेट फील्ड 0 होता है, तो नेट फील्ड 0 होने के लिए दोनों को स्ट्रेंथ में बराबर होना होगा, स्ट्रेंथ में बराबर होने का मतलब y बराबर x, यानी राम कहानी वही है, आउटर मोस्ट फेसेस पे चार्ज का मैग्नीट्यूड और साइन बराबर होगा, ठीक है, तो लॉजिक हमेशा वही रहेगा अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ठीक है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए ये एक प्लेट, ये दूसरा प्लेट, ये तीसरा प्लेट, ये चौथा प्लेट, इस पे चार्ज Q, 2Q, 4Q, 3Q, सारे फेसेस पे चार्ज बताना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में चार्जेस दैट विल अपीयर ऑन ईच एंड एवरी फेस ये बताना है। तो सबसे पहला स्टेप, बाहरी वाले फेजेस पे सेम चार्ज आएगा, और कितना आएगा, सम ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय 2, तो कितना है सम ऑफ चार्जेस, 3 7 10, 10 बाय 2 यानी कितना आएगा, 5Q। टोटल चार्ज कंजर्व होना चाहिए प्लेट 1 पे, टोटल चार्ज कितना था Q, तो यहाँ कितना आना चाहिए, -4Q, तब ना -4Q और 5Q मिलके Q देगा, जो यहाँ आएगा उसका जस्ट उल्टा यहाँ आएगा गॉस लॉ से, जो आप अभी डिराइव किए थे। टोटल चार्ज प्लेट 2 का कंजर्व होना चाहिए, ये 4Q है, आना चाहिए 2Q, तो यहाँ कितना अपीयर होगा, -2Q। गॉस लॉ के हिसाब से यहाँ जो अपीयर होगा उसका जस्ट उल्टा यहाँ अपीयर होगा 2Q। टोटल चार्ज 4Q होना चाहिए, तो यहाँ पे 2Q, तब ना 2Q मिलके 4Q होगा, यहाँ 2Q तो यहाँ क्या, -2Q, मतलब यहाँ -2Q। टोटल चार्ज 3Q होना चाहिए, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5Q, तब ना 5 - 2 3 होगा। देखिए तो मतलब आप ये जनरल कंडीशन और जो मेथड हम सिखाए हैं वो आप खुद भी डिराइव कर सकते हैं। अगर किसी के मन में डाउट हो कि ये मेथड क्या जनरल n प्लेट्स के लिए ट्रू है तो आप खुद ही डिराइव कर सकते हैं, ये ऑलवेज ट्रू है अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। अगर हम वही ये देते हैं, इस पे Q, इस पे -Q, टोटल चार्ज क्या करिएगा, सम ऑफ चार्ज 0,
डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा 0, यानी आउटर मोस्ट फेस पे अभी क्या आएगा 0। टोटल चार्ज कंजर्व रहना चाहिए, तो यहाँ कैपिटल Q आएगा और यहाँ क्या आएगा माइनस Q। अब भी देख लीजिए इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, आउटर फेसेस पे इक्वल चार्ज। तो ये एक पार्ट हुआ। एक फाइनल एग्जांपल की ओर बढ़ रहे हैं। एक आखिरी एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए 3 पैरेलल प्लेट्स है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज वेरी स्मॉल, ये मान के चलना है, और साइज ऑफ द प्लेट इज वेरी लार्ज। तो शॉर्ट में इनफाइनाइट प्लेट्स की तरह इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए तीनों प्लेट्स पे कुछ इस तरह का चार्ज दे दिए, ठीक है। प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच का गैप है D1 और प्लेट 2 और प्लेट 3 के बीच का गैप है D2, लेटर से ये मान लिए। मेरा कहना है, ध्यान दीजिएगा कि प्लेट 1 और प्लेट 3 को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किए हुए हैं वाया स्विच। अभी स्विच ओपन है, ठीक है। जब स्विच ओपन रहेगा तब तो इस कंडक्टिंग वायर का कोई रोल नहीं है, ठीक है। अभी कैसा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अभी 4 2 6 6 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6Q, इस पे पूरा प्लस प्लस प्लस, अंदर कितना आ जाएगा -2Q, यानी माइनस 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 पूरा माइनस नीचे तक। यहां -2Q तो यहां कितना आएगा 2Q, यहां कितना आ जाएगा 0, यहां कितना आ जाएगा 0 है तो उसका उल्टा 0, यहां कितना आ जाएगा 6Q। ये तब का डिस्ट्रीब्यूशन है जब आपने स्विच को ओपन रखा हुआ है, ठीक है। ये 6Q ऐसा नहीं कि एक ही जगह पॉइंट चार्ज की तरह, 6Q ऐसे होगा, ठीक है, इस तरह से होगा, और ये -2Q भी पूरा ऐसे होगा, पूरा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लेकिन वो बार बार दिखाना जरूरी नहीं है, ठीक है। सिंप्लीफाई किया जाए चीजों को। अब देखिए क्वेश्चन है कि स्विच को अगर हम क्लोज कर दिए तब नया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होगा। ये तो पुराना डिस्ट्रीब्यूशन था ना। स्विच को अगर हम क्लोज कर दें तो पुराना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज तो नहीं रहेगा, नया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होगा, ये है। फाइंड द न्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन over the plates if switch is closed, ठीक है। ध्यान देने वाली बात क्या है सो देखिएगा, अब प्लेट 1 और प्लेट 3 आइसोलेटेड नहीं है, बल्कि प्लेट 1 और प्लेट 3 एक दूसरे से फिजिकली कनेक्टेड हैं। मतलब प्लेट 1 का चार्ज प्लेट 3 पे जा सकता है और प्लेट 3 का चार्ज प्लेट 1 पे आ सकता है। तो एक ऑब्जर्वेशन जो इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन के लिए ओबीएस, कि प्लेट 1 एंड प्लेट 3 आर नॉट आइसोलेटेड, आइसोलेटेड नहीं बल्कि दोनों कनेक्टेड है। इसका इंप्लीकेशन क्या है कि इंडिविजुअल चार्जेस ऑफ प्लेट 1
and plate 2 नहीं 3 will not remain conserved. हाँ, लेकिन क्या कंजर्व रहेगा? सम टोटल ऑफ चार्जेस। क्यों? क्योंकि प्लेट 1 और प्लेट 3 जो है वो दोनों कंबाइंड रूप से किसी और से कनेक्टेड नहीं है। मतलब प्लेट 1 और प्लेट 3 को अगर आप सिस्टम माने तो टोटल चार्ज कंजर्व होगा। टोटल चार्ज ऑफ 1+3 सिस्टम, 1+3 मतलब प्लेट 1 और प्लेट 3 का सिस्टम विल रिमेन कंजर्व। टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, इंडिविजुअल चार्जेस कंजर्व नहीं रहेगा। ठीक, ये सब ऑब्जर्वेशन हुआ। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में आप पहले से जानते हैं कि क्या क्या होना जरूरी है। मान लीजिए कि आउटर मोस्ट फेस पे x चार्ज है, टोटल चार्ज 1 और 3 का नेट चार्ज कंजर्व रहेगा, नेट। ठीक है ना? तो ये मत कर दीजिए कि इस पे x है तो यहाँ 4q - x होगा, नहीं, ये आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ x है, यहाँ मान लीजिए y है, यहाँ y है तो यहाँ क्या अपेयर होगा? बाय गॉस लॉ याद कीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। हाँ, सेकेंड प्लेट आइसोलेटेड प्लेट है तो टोटल चार्ज कंजर्व रहना चाहिए। यहाँ -y है तो यहाँ क्या चार्ज अपेयर होना चाहिए? 2q + y, तो ना नेट चार्ज 2q रहेगा। यहाँ 2q + y है तो इस फेस पे कितना रहेगा? -2q + y, इस फेस पे रहेगा ना, इक्वल एंड ऑपोजिट। अच्छा, इस पे क्या रहेगा? इस पे याद कीजिए, इस पे क्या रहेगा? जो यहां रहता है वही यहां रहता है, याद है ना? तो यहाँ x रहेगा, डिराइव हुआ था। अच्छा, ये सिचुएशन हुआ। आपको एक और चीज पता है कि प्लेट 1 और 3 का नेट सम कितना आना चाहिए? 6 + 4 10q, क्योंकि 1 और 3 का टोटल चार्ज कंजर्व है। तो जोड़िए तो x + y + x, और ये चार्ज जोड़िए तो कितना आ जाएगा? -2q - y बराबर 10q। इससे क्या है? 2x बराबर 12q। यहां तक ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत? सम ऑफ चार्ज को इक्वल टू 10q किए हैं तो x + y + x - 2q - y, एकदम सही, y कट गया तो x कितना आया? 6q। x तो आ गया 6q, y कैसे आएगा? x तो आ गया 6q, तो यहां पे भी 6q, y कैसे आएगा? एक और प्रॉपर्टी, जब आप कंडक्टिंग वायर से 1 और 3 को जोड़ दिए थे तो इसका मतलब क्या है? 1 और 3 प्लेट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। मतलब जिस पोटेंशियल पे प्लेट 1 है उसी पोटेंशियल पे प्लेट 3 होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट 1 एंड 3 क्या हो जाएगा? 0। अच्छा, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y और -y है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड याद है ना? अच्छा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम गलत माने होंगे तो अपने आप ही रिजल्ट हमें बता देगा कि हम गलत माने हैं। सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या इस स्पेस में? इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताइए तो? इस स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना? मैग्नीट्यूड वाइज इस y की वजह से कितना होगा? एक एक करके लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड
मान लीजिए यहाँ जो P पे होगा वही हर जगह होगा इन दिस रीजन। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट सीट्स की तरह है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट P कैसे लिखेंगे? तो x की वजह से यहाँ पे कितना होगा, इस डायरेक्शन में होगा कितना, x बाई ए सिग्मा होता है बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू x। y की वजह से कितना होगा, y बाई ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इधर की ओर। अच्छा यहाँ माइनस y, तो इसकी वजह से भी तो इधर ही होगा। और मैग्नीट्यूड वाइज कितना होगा, मैग्नीट्यूड वाइज y बाई ए डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस तो चार्ज बता रहा है, माइनस वजह से, माइनस की वजह से ही तो फील्ड इधर होगा, इस वाले चार्ज का। तो उधर होगा तो सारे चार्जेस का तो सारा तीनों जो चार्जेस है उसकी वजह से फील्ड इधर ही आया, तो लिखते चले गए। अच्छा अब याद कीजिए ये 2q प्लस वाई और माइनस 2q प्लस वाई की वजह से तो इस पॉइंट P पे फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट है। भाई 2q प्लस वाई अगर पॉजिटिव है तो उसकी वजह से यहाँ पे पॉइंट P पे फील्ड क्या होगा, इधर होगा। 2q प्लस वाई अगर पॉजिटिव है तो P पे फील्ड इधर होगा, और ये अगर निगेटिव है तो P पे फील्ड इधर होगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इस दोनों का नेट फील्ड यहाँ 0 होगा। ठीक है, इसकी वजह से पॉइंट P पे फील्ड किधर होगा, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो P पे फील्ड किधर होगा, इधर होगा। लेकिन इसकी वजह से P पे फील्ड किधर था, इधर था, यानी ये x की वजह से यहाँ पे फील्ड इधर है और उस x की वजह से यहाँ पे फील्ड इधर है, तो वो भी कैंसिल आउट। तो शॉर्ट में बोलिए ना कि फील्ड सिर्फ किसकी वजह से आया, इस x की वजह से। तो इधर है ना, उल्टा है ना, तो यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि एक x की वजह से आप फील्ड लिखे थे तो दूसरा x की वजह से भी लिख लीजिए उल्टे डायरेक्शन, माइनस एक्स बाई ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कैंसिल आउट। शॉर्ट में बोलिए ना कि सिर्फ जो ये फेसिंग चार्ज है ना, फेसिंग जो एक दूसरे को फेस करने वाला जो ये चार्ज है, इसी की वजह से फील्ड है पॉइंट P पे। कितना है तो यहां दिख रहा है, कितना है, y बाई ए एप्सिलॉन नॉट है ना। एक्चुअल में 2y बाई 2 ए एप्सिलॉन नॉट होगा, तो 2 2 कट जाएगा। y बाई ए क्या है, जो ये जो अंदर वाला जो फेसिंग, जो एक दूसरे को फेस कर रहा है, जो साइड्स, उसका चार्ज डेंसिटी है। मतलब सेकेंड फेस और थर्ड फेस पे जो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वही ना y बाई ए। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा रिप्रेजेंट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द साइड्स फेसिंग ईच अदर। ठीक है, हम फील्ड क्यों लिखे? सिमिलरली यहां पे जो कोई पॉइंट लिख लीजिएगा, यहां पे फील्ड क्या आएगा, उसी लॉजिक से, जिस लॉजिक से यहां निकाले हैं, यहां पे क्या आएगा, जो ये जो एक दूसरे को फेस करने वाला साइड्स है, उस पे चार्ज डेंसिटी जो होगा उससे डिसाइड होगा। तो पॉइंट Q पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा नेट। तो यहां पे सिग्मा कितना हो जाएगा, 2, इसको पॉइंट P बोले थे, इसको कुछ और नाम दीजिए, इसको पॉइंट A बोल दीजिए, Q रखने से Q कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहां पे फील्ड कितना होगा, 2Q प्लस y चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज सिग्मा। इस लॉजिक से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मतलब शॉर्ट में बोलिए ना कि हम पहले वाले जो ये खाली स्पेस है वहां पे भी फील्ड पता कर लिए, दूसरे वाले खाली स्पेस में भी फील्ड पता कर लिए, और पहला प्लेट से तीसरा प्लेट तक जाते समय नेट पोटेंशियल ड्रॉप 0 आना चाहिए। ठीक है, तो अब इस चीज को हम शॉर्ट में बताने जा रहे हैं। x बराबर 6q आ गया है, तो ये दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, बार बार अब ये 6q आ चुका है, ये सारा ऑब्जर्वेशन हटाने की जरूरत है।
देखिए 4 2 6, यहाँ कितना आया था 6 क्यू, यहाँ कितना आया था 6 क्यू, y माइनस वाई 2q प्लस वाई, यहाँ माइनस 2q प्लस वाई, ये सब हो चुका है। यहाँ फील्ड कितना आया था, यहाँ पे याद कीजिए y बाई ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ फील्ड कितना आया था 2q प्लस वाई बाई ए दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। प्लेट 1 और 3 का मतलब प्लेट 1 जिस पोटेंशियल पे होगा उसी पोटेंशियल पे प्लेट 3 होगा, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप 0 आना चाहिए फ्रॉम व्हाइल गोइंग फ्रॉम 1 to 3। तो 1 से 2 पे जब जाएंगे तो जो हमने एज्यूम किया उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय ये गैप d1 क्या देगा, याद है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ठीक है, तो पोटेंशियल जो है प्लेट 1 की तुलना में प्लेट 2 का कम होगा, तो कितने से कितना का पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 और 2 के बीच, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय d1 gives me potential difference between plate 1 and 2. Similarly, मतलब कि 1 से 2 पे जाते समय पोटेंशियल ड्रॉप कितने का हुआ है, ड्रॉप हम बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन उधर ही है, तो पोटेंशियल में डिक्रीज हुआ होगा, ड्रॉप हुआ है। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग चलते हैं तो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, पोटेंशियल घटता है, तो कितने से घटा, while going from 1 to 2 y by a epsilon naught into d1, फील्ड गुने गैप d1। फिर 2 और 3 के बीच कितने का ड्रॉप होगा, अगर फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो कितने का ड्रॉप होगा while going from 2 to 3, तो ड्रॉप होगा 2q प्लस y बाय a epsilon naught, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, और गुने ये गैप कितना होगा d2। सिंपल सा लफ्ज में कहिए ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में जाइएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप कितने का आता है, तो जितना का फील्ड स्ट्रेंथ है मल्टीप्लाइड बाय जितना दूर गए हैं। देखिए तो y कॉमन ले लिए दोनों तरफ से, तो y d1 प्लस d2 बराबर कितना आएगा, माइनस 2q इंटू d2। देखिए ना ये कुछ नहीं, ये होगा ना, ये गया, तो क्या किए, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, कॉमन ले लिए तो d1 प्लस d2, और बाकी को किधर भेज दिए, उधर कितना भेजेंगे, माइनस 2q इंटू d2। इससे क्या पता चल गया, y बराबर माइनस 2q d2 बाई d1 प्लस d2। यानी आपको ये भी पता चल गया कि यहाँ जो चार्जेज आया है वो कितना है, तो बचा क्या, कुछ अननोन नहीं बचा, ये सारे चार्ज पता चल जाएगा और बाहर वाला तो चार्ज पता है ही। कभी कभी एग्जामिनर क्या देगा, d2 और d1 का कुछ वैल्यूज दे देगा, बोल देगा कि लेटस से d1 बराबर d एंड d2 बराबर 2d। अगर ऐसा है तो यहाँ पे रखे तब y का वैल्यू क्या आएगा, 2q इंटू 2d बाई 3d, dd कट जाएगा और 4q बाई 3। मतलब इस तरह से कुछ भी आ सकता है, एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, तो अप्रोच आपको पता होना चाहिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आया कि जो आप डायरेक्ट आगे से यूज कर सकते हैं कि जो एरिया होता है ना, प्लेट्स जो रीजियन है दो प्लेट के बीच का, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखने की बारी आए तो मान लीजिए यहाँ पे अगर Q1 चार्ज है तो यहाँ ऑफ कोर्स माइनस Q1 चार्ज होगा, बाहर इसके अलावा 3 4 5 जो भी प्लेट्स है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
वो सिर्फ ये प्लस Q1 और माइनस Q1 डिसाइड कर रहा है। और ये प्रूफ किए थे थोड़ा देर पहले, ठीक है ना, यहाँ चर्चा करते समय। तो आप सीधे मान लीजिए उसी तरीके से यहाँ अगर Q2 है और यहाँ माइनस Q2 है, तो यहाँ पे अगर फील्ड की बात कीजिए तो वो सिर्फ ये दोनों डिसाइड करेगा। और कितना होगा फील्ड, मान लीजिए यहाँ का फील्ड कितना होगा, तो Q1/A दैट इज सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट यहाँ का फील्ड है। क्यों, इसकी वजह से Q1/A डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट था, और इसकी वजह से इतना ही इधर था, तो नेट मिल के इतना हो गया। यहाँ पे क्या होगा उसी तरीके से फील्ड Q2/A एप्सिलॉन नॉट, बाहर इधर उधर क्या चार्जेस से कोई मतलब नहीं था। तो ये रिजल्ट भी याद रखिएगा ताकि डायरेक्टली तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू मेटालिक प्लेट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि आप पहला बार अभी कर रहे थे और हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसलिए सब कुछ पॉइंट बाय पॉइंट स्टेप बाय स्टेप लेंदी चलें ताकि आपको समझ में आए। ये सब कुछ रिजल्ट्स आपको दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग 2 टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक होगा ग्राउंडिंग या अर्थिंग ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट क्लास में पहला टॉपिक ये होगा, और दूसरा जो टॉपिक शुरू होगा वो है कैपेसिटर्स। ये अगले क्लास में कवर कराया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।